हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सी सेट 2024 के क्वेश्चन नंबर 54 to 60। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ हमें पूछा है 32 रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 27 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 32 जो यहाँ हमें दिया हुआ है इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो 32 है ये एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो पहला फैक्टर हम 2 ही ले लेंगे। ठीक है, तो कितनी बार डिविजिबल होगा, 16 टाइम्स। फिर ये भी दिख रहा है कि 16 भी 2 से डिविजिबल है, तो इसे वापस से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8। देन वापस से 2 से डिविजिबल है कितनी बार, 4 टाइम्स, तो ये फिर से आ जाएगा 4। 4 वापस से 2 से डिविजिबल है 2 टाइम्स, तो 2 आ जाएगा। देन 2 वापस से 2 से डिविजिबल है 1 टाइम। ठीक है, तो जो 32 के प्राइम फैक्टर्स आए वो हमारे आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 क्योंकि 2 5 बार आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी हमें 32 पर पावर 5 दिया हुआ है, तो 2 रेज टू पावर 5 और इस पर पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 27। अब इस तरह से जब पावर होती है, ब्रैकेट के बाहर एक पावर है और ब्रैकेट के अंदर एक पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में जाती है। तो टोटल 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2 रेज टू पावर 25 प्लस कितना है 2 रेज टू पावर 27। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर 25 कॉमन ले लेंगे। जो छोटा वाला है वही हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 रेज टू पावर 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 1। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जो 2 रेज टू पावर 25 है उसे 2 रेज टू पावर 25 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 1 प्लस नेक्स्ट है 2 रेज टू पावर 27। तो जब इसे 2 रेज टू पावर 25 से डिवाइड करेंगे तो ये पावर माइनस हो जाती है, तो माइनस होगी क्या होगी, 27 माइनस 25, तो ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, पावर जब डिवाइड करते हैं हम पावर में, पावर वाले फंक्शंस में, तो जो पावर होती है, न्यूमरेटर वाली पावर होती है, उसमें से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाती है, तो ये कितना हो गया हमारा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 25 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसे हम लिख देंगे 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 रेज टू पावर 25 इंटू 5। अब इस 2 रेज टू पावर 25 में से एक 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर 24 इंटू 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 इंटू 2 रेज टू पावर 24। तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो पूरा जो भी एक्सप्रेशन है ये 10 से डिविजिबल है। यहाँ पर 10 हमारा कॉमन आ गया तो 10 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। लेट p and q be positive integers satisfying p is less than q and p plus q is equal to k. What is the smallest value of k that does not determine p and q uniquely? ओके, तो हमें ये दिया है कि p और q दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनमें से जो p है वो q से छोटा है। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें जो p है वो q से छोटा है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि जो p प्लस q है वो इक्वल्स टू होगा k के। ठीक है, तो हमें ये पूछे कि k की स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐसी क्या हो सकती है कि हमें p और q की यूनिक वैल्यू पता ना चले, कि ये क्या हो सकते हैं वो हमें पता ना चले, ऐसी के की कौन सी वैल्यू होगी स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं के इज इक्वल टू 1 है, तो p और q में से एक को 0 होना पड़ेगा और एक को 1 होना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसलिए k इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं होगा। k इज इक्वल टू 2 लेकर देखते हैं, तो p और q, सॉरी, P और Q में से एक को, दोनों को 1 1 होना पड़ेगा, जो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि P जो है वो Q से छोटा है, उसके बराबर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। K इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो K इज इक्वल टू 3 लिया तो P 1 हो सकता है और Q 2 हो सकता है, लेकिन इसमें हमें पता चल रहा है कि P की वैल्यू 1 होगी और Q की वैल्यू 2 होगी, तो यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि P कौन सा होगा और Q कौन सा होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है P इज लेस देन Q, तो इसलिए k इज इक्वल टू 3 भी हम नहीं ले सकते। k इज इक्वल टू 4 लेंगे तो p की वैल्यू 1 हो सकती है और q की वैल्यू 3 हो सकती है, इसमें भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे,
तो k इज इक्वल टू 4 भी नहीं होगा। k इज इक्वल टू 5 पर चेक करते हैं। अब k इज इक्वल टू 5 लिया तो p की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, और q की वैल्यू उस केस में क्या होगी, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। तो p प्लस q क्या बन गया, अगर p की वैल्यू 2 ली हमने और q की वैल्यू 3 ली हमने तो 2 प्लस 3 5, ठीक है। या फिर p की वैल्यू 1 ली और q की वैल्यू 4 ली तब भी हमारा क्या आ रहा है, 5। तो हम ये नहीं बता पा रहे इस वाले केस में कि यूनिकली p और q की वैल्यू क्या होगी। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, k की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 5। तो आंसर यहां से हमारा हो जाएगा C 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 और 57 दोनों डायरेक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो अब इन्हें देखते हैं हम। A person walks 100 meters straight from his house, turns left and walks 100 meter, again turns left and walks 300 meter, then turns right and walks 100 meter to reach his office. In which direction does he walk initially from his house if his office is exactly in northeast direction? ओके, तो हमें ये नहीं पता है कि उसका हाउस कौन सी डायरेक्शन में है, लेकिन ये पता है कि जो ऑफिस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायरेक्शंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर हम इस तरह से क्रॉस बनाएंगे तो जो ये ऊपर वाली डायरेक्शन होती है, ऊपर वाली साइड होती है, इसे हमेशा हम नॉर्थ कंसिडर करते हैं। तो कभी भी आप लोग मैप देखोगे तो जो ऊपर वाली साइड होगी वो हमेशा नॉर्थ होती है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं नॉर्थ को हमेशा ऊपर वाली साइड पे ही दिखाया जाता है। तो नॉर्थ के ऑपोजिट जो नीचे वाला होगा वो हमेशा साउथ होगा, ठीक है। अब अगर हम नॉर्थ में फेस करके खड़े हैं तो लेफ्ट साइड पर हमारा वेस्ट होगा और ईस्ट, राइट साइड पर हमारा ईस्ट होगा। नॉर्थ की तरफ फेस करके अगर हम खड़े हैं तो लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है और राइट साइड पे ईस्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गई डायरेक्शंस की बात। अब अगर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये है ईस्ट, ये ये साउथ, तो ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट। ये वेस्ट, तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। और ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये बाकी सब डायरेक्शंस हो गई। तो 4 मेन डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, एंड 4 सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमें दिया है कि एक पर्सन है जो 100 मीटर स्ट्रेट स्टार्ट करता है अपने घर से। तो कहीं भी मान लेते हैं कि यहाँ पर उसका हाउस है, ठीक है। 100 मीटर्स ने स्ट्रेट स्टार्ट किया तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि वो 100 मीटर चला है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। अब लेफ्ट टर्न किया और 100 मीटर फिर से चला है वो, ठीक है। देन देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 300 मीटर। अब यहां से वापस लेफ्ट टर्न किया है तो यहां से लेफ्ट टर्न किधर होगा, इधर, और 300 मीटर वो यहां से चलता है, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। अब यहां से राइट टर्न लिया और 100 मीटर यहां से वो चलता है, ठीक है, टू रीच हिज ऑफिस। इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली इफ द हाउस ऑफ हिज ऑफिस, सॉरी, इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो ये हाउस है और यहाँ पर ऑफिस है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है, ये हाउस से जो ऑफिस है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है। कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो ऑफिस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऑफिस है ऐसा हमें दिया हुआ है। तो बेसिकली कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 90 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर हमारा आ रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने जो देखा था कि उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया, चलना इस डायरेक्शन में हमने देखा था कि ईस्ट में स्टार्ट किया है, तो तब वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हमें 90 डिग्री उसको टर्न करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री जब हम ईस्ट से टर्न करेंगे तो हमारा क्या आएगा, साउथ में उसे चलना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो नॉर्थ ईस्ट में उसका ऑफिस लाई करेगा। तो आंसर होगा हमारा यहाँ से सी, साउथ। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। हम वापस से ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, एक अलग से वीडियो में इस क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर आप प्लीज अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 ये भी डायरेक्शन पर ही बेस्ड है, इसे देखते हैं। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, then takes 225 degree turn clockwise. In which direction is he walking now?
ठीक है, तो हमें ये दिया है कि एक पर्सन है, वो 100 मीटर वेस्ट पर जाता है, वेस्ट साइड में 100 मीटर वॉक कर रहा है। ठीक है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, लेफ्ट टर्न कर रहा और 100 मीटर वापस से वॉक करा उसने। ठीक है, अब जब यहाँ पर वो है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 225 डिग्रीज टर्न ले रहा है। ठीक है, तो फेस उसका इस डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, क्लॉक जैसे चलती है, तो क्लॉक में यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होता है। तो क्लॉक मतलब इस वाली डायरेक्शन में टर्न किया है। तो जब उसका फेस इस साइड पर है तो यहाँ से 225 डिग्रीज टर्न, तो ये पूरा अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी तो ये 180 डिग्री होगा, 180 प्लस 45 डिग्रीज इतना। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में वो अब टर्न करने वाला है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। तो आंसर क्या होगा यहाँ से हमारा डी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो अब चल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। A statement is given followed by two conclusions numbered 1 and 2. Consider the statement and the conclusions. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। ओके, कंक्लूजन 2 दिया हुआ है, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क। ठीक है, तो अब जो स्टेटमेंट है हमें वो क्या दिया हुआ है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। इंडिया में जो मिल्क है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन दो चीजें अब यहाँ से निकल कर आती है। एक तो डिमांड कितनी है इंडिया में, इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड कितनी है। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड कितनी है और सरप्लस कितना हो रहा है। तो सरप्लस के लिए क्या होगा, सप्लाई कितनी हो रही है उस डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब ये तो दिया हुआ है हमें कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, लेकिन हो सकता है जो वो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडिया में ही कंज्यूम हो रहा है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हो, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हम तब करेंगे ना जब डोमेस्टिक सप्लाई डिमांड मीट हो रही होगी। जो भी बचा हुआ होगा वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हों। तो इसलिए कंक्लूजन 1 फॉल्स हो गया। ठीक है, देन कंक्लूजन 2 में है इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क। अब ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है कि डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा कि हमें इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है। हो सकता है जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर भी उससे हमारी डिमांड मीट नहीं हो रही है, तो हमें और जरूरत पड़ रही है तो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कंक्लूजन 2 भी फॉल्स होगा। तो आंसर यहाँ से हमारा आएगा नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, डी आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा, दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे, दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the question and the statements. तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, what are the values of m and n where m and n are natural numbers. फर्स्ट स्टेटमेंट है m plus n is greater than mn and m is greater than n and the product of m and n is 24. ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। which one of the following is correct in respect of above question and the statements. ठीक है, तो हमें बेसिकली ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो ये है कि m प्लस n जो है वो ग्रेटर देन है m इंटू n के, और m और n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये किस केस में हो सकता है, कोई भी मल्टीप्लीकेशन सम से बड़ा, सम से छोटा है। ठीक है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो सम दो नंबर के सम से छोटा है। तो कभी भी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बढ़ता ही जाता है, मल्टीप्लीकेशन की टर्म्स में बढ़ता है। जैसे अगर मैं 3 प्लस 2 की बात करूं तो 5 होगा, और 3 इंटू 2 की बात करूं तो 6 होगा। 3 प्लस 3 की बात करें तो 6 होगा, देन 3 इंटू 3 की बात करें तो 9 होगा। तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा सम से बढ़ा जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें जो सम है m और n का वो मल्टीप्लीकेशन से छोटा होगा, मल्टीप्लीकेशन से बड़ा होगा, और वो केस तब है जब दोनों में से एक जो है वो 1 हो। और क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है कि m इज ग्रेटर देन n, तो जो n है वही 1 होगा, m 1 नहीं होगा, m उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इतनी चीज हम स्टेटमेंट 1 से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है, m और n की वैल्यू हो सकता है m 2 हो और n 1 हो, तो दोनों 2 इंटू 1 हो गया, सॉरी 2 प्लस 1 3 हो गया, और दैट इज ग्रेटर देन 2 इंटू 1। ठीक है,
m की वैल्यू 3 भी हो सकती है, m की वैल्यू 4 हो सकती है, n की वैल्यू बस हम निकाल पा रहे हैं कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, ये हम निकाल पा रहे हैं, लेकिन m की वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 में हमें दिया हुआ है m एंड n का जो प्रोडक्ट है वो 24 है। m और n का जो प्रोडक्ट है वो हमें 24 दिया हुआ है। तो अब ये हम देख चुके हैं कि n की वैल्यू तो 1 होगी, स्टेटमेंट 1 को यूज करके ये हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि n की वैल्यू 1 होगी। तो m की वैल्यू 24 इस केस में हो सकती है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 24 होगा और जो सम है वो 25 आएगा और ये 24 से बड़ा होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि m और n की क्या वैल्यू होगी। सिंगल अगर एक ही स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो हम नहीं बता सकते। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। तो सी इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 भी कुछ इसी तरह का है, उसे देखते हैं। A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the question and the statements. ठीक है, तो what is the time required to download the software? The size of the software is 12 megabytes. The transfer rate is 2.4 kilobytes per second. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। अब हमें क्वेश्चन में तो कोई और इंफॉर्मेशन इसके अलावा दे नहीं रखी है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट 1 पहले देखते हैं। द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट। सॉफ्टवेयर की जो साइज है वो हमें 12 MB यहाँ से पे दी हुई है, लेकिन रेट का नहीं पता तो हम टाइम नहीं निकाल सकते यहाँ पर। ठीक है, टाइम नहीं निकाल सकते सिर्फ सॉफ्टवेयर के साइज के बेसिस पे। अब स्टेटमेंट 2 में हमें दिया हुआ है 2.4 किलोबाइट इज द ट्रांसफर रेट फॉर द सॉफ्टवेयर, 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है, तो ट्रांसफर रेट हमें दी हुई है 2.4 केबीज पर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन बन गया ये हमारा। तो क्यों क्या होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से अगर हम टाइम निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है हमारी 12 MB, क्योंकि पूरा 12 MB हमें कवर करना है, उतना पूरा डाउनलोड करना है। तो 12 MB डिस्टेंस हो गई हमारी, डिवाइडेड बाय जो स्पीड है, स्पीड कितनी है 2.4 KB। अब ये KB पर सेकंड में दिया हुआ है और जो सॉफ्टवेयर का साइज है वो हमें MB में दिया हुआ है, तो इसे MB से KB में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा यहाँ पर। ठीक है, 1 मेगाबाइट MB इज इक्वल टू होता है 1000 किलोबाइट KB। एक MB बराबर होता है 1000 KB। तो जब हम यहाँ पर करेंगे तो दोनों की जो यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 2.4। ठीक है, तो जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5000 सेकेंड। तो आंसर टाइम हमारा यहाँ पर निकल कर आ रहा है 5000, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट को यूज करना पड़ा और तभी वो निकल कर आया। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा सी, कि एक स्टेटमेंट से नहीं निकाल सकते, दोनों की ही जरूरत है आंसर निकालने के लिए। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।